Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में मैं अब तक आपको करा चुका हूं देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं और भारत की ग्लोब पर अवस्थिति और ग्लोब पर भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच बसा हुआ है या अवस्थित है। अर्थात मैं अक्षांश दृष्टि से भारत का विस्तार बता चुका हूं, देशांतर दृष्टि से भारत के विस्तार को पहले ही बता चुका हूं, और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु यानी चारों दिशाओं के बिंदुओं का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं भारत की सामान्य जानकारी में। भारत की सामान्य जानकारी में हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था भारत की जनसंख्या को लेकर, भारत के क्षेत्रफल को लेकर, और हमने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और दुनिया के स्थल खंड का कितना है, जल व स्थल दोनों खंड का कितना है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया मेरी पहली वीडियोस को जाकर देखें। ये वीडियो ऑलरेडी ही बेहतर लगने लगेगी आपको। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बने रहिए मेरे साथ, आज का एक टॉपिक और भी बेहतर आपके लिए होने वाला है और वीडियो को देखना अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत की सीमाएं व पड़ोसी देश मैंने हेडिंग डाला है, यानी मैं आज इन्हीं को लेकर जिक्र करने वाला हूं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आसान भाषा में और मैप के द्वारा पढ़ेंगे। ये मैप मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया है। तो मैंने इसीलिए मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, देखो, भारत एक ऐसा देश है, यानी भारत का जो भूखंड है वो ऐसा भूखंड है जो लगभग 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये आप भली भांति जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वह भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और जो देश प्रायद्वीपीय सीमा बनाते हैं, अर्थात जल की सीमा भी बनाते हैं, तो उनकी कई सीमा बन सकती हैं। मतलब ऐसे देश जो जल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उनकी स्थलखंड की सीमा अलग होती है, जलीय सीमा अलग होती है और उनकी तटीय सीमा अलग होती है। तो ठीक इसी प्रकार हम भारत की सीमाओं को लेकर जिक्र करने वाले हैं और भारत की तीनों सीमाओं को लेकर जिक्र करेंगे। कौन कौन सी सीमा? तो हेडिंग डालता हूं सबसे पहले, भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। भारत की सीमाओं को लेकर मैं अगर जिक्र करूं तो भारत की सीमा को मैंने 3 भागों में बांटा है। दोस्तों, कितने भागों में बांटा मैंने भारत की सीमा को? 3 भागों में। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 3 भाग हैं, एक तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी आपकी तटीय सीमा, तीसरा आ जाता आपका जलीय सीमा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भारत की सीमाओं को लेकर हम जिक्र करें तो भारत की सीमा हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक भारत की स्थलीय सीमा, दूसरा तटीय सीमा और तीसरी जलीय सीमा। जब हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, यानी उस सीमा की बात करते हैं, वह सीमा भारत की जो स्थल खंड से स्थल खंड को जोड़ती है। अर्थात भारत की वह सीमा जो स्थल खंड से जुड़ी हो, अर्थात अन्य देशों के साथ सीमा साझा करती हो। आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, इधर चाइना है और इधर म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है और ये नेपाल है। भारत के पड़ोसी देशों को लेकर भी जिक्र करने वाला हूँ आपको, और आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुनिए सीमाओं को लेकर कि भारत के उत्तरी दिशा में कौन सा देश है? भारत के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो उत्तर दिशा में कौन सा देश पड़ता है? मात्र एक कौन सा पड़ता है? अफगानिस्तान। उत्तर दिशा में कौन सा पड़ता है? अफगानिस्तान। और पश्चिमी दिशा में कौन सा पड़ता है? पाकिस्तान। और यदि हम बात करें उत्तर में और भी कौन सा पड़ता है, या उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं या उत्तर में कह सकते हैं, कौन सा पड़ता है? चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये हमारे पूर्व में पड़ते हैं। भूटान और बांग्लादेश और नेपाल ये हमारे कहाँ पड़ते हैं? पूर्व में पड़ते हैं। ठीक, ये आपकी लोकेशन है वे उन देशों की जो भारत के साथ पड़ोसी सीमा साझा करते हैं। तो यदि भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है?
तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है दोस्तों वो 15,200 किलोमीटर की है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा को देखा गया है। यदि हम तटीय सीमा की बात करें, देखो तटीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है। तटीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी सीमा? एक तो है आपकी मुख्य भूमि, और एक है आपकी द्वीप समूह। तो दोस्तों मैंने द्वीप समूह क्यों कहा? देखिए द्वीप समूह मैंने इसलिए कहा और मुख्य भूमि क्यों कहा, क्योंकि हमारा भारत ऐसा देश है जो अपनी मुख्य भूमि के साथ साथ उसके कुछ भूखंड जल में भी हैं जिनको द्वीपों के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? जिनको द्वीपों के नाम से जाना जाता है। अब इनके द्वीप के चारों ओर, भाई जब ये द्वीप है तो इसके चारों तरफ जो ये सीमा है ये भी तो तटीय सीमा है, यानी ये भी किसके अंतर्गत आएगी? तटीय सीमा के अंतर्गत। अगर मैं इसकी बात करूं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की, तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और टोटल सीमा जो हमें बताई जाती है वो कितनी है? 7516.16 किलोमीटर, यानी 7516.16 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बची मेरे भाई? 1416.16 किलोमीटर। ठीक, तटीय सीमा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन जब बात करते हैं जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा दोस्तों ये कौन सी सीमा होती है? जल में किस प्रकार से सीमा बनाई जा सकती है? तो जलीय सीमा दोस्तों तीन प्रकार की देखी जाती है वैसे तो। एक आपकी प्रादेशिक, दूसरी आपकी संलग्न सीमा, और तीसरी आपकी आ जाती है इसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और नंबर 4 तो वैसे वो कोई सीमा नहीं है, आप उसको मान सकते हो वो क्या है? एक उच्च सागर है जिस पर सभी का बराबर अधिकार होता है। सारी चीजें मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा अब बिल्कुल बेहतर तरीके से। अब दोस्तों देखिए कि जो मैंने ये सीमाएं लिखी हैं इनको अब चित्र के माध्यम से देखिए, यानी मैप के माध्यम से देखिए कि कौन सी सीमा कहाँ पर पड़ती है। देखिए अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, कौन सी सीमा की? हम इस स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो कौन सी सीमा है? ये वाली सीमा। भाई ये जो सीमा मैं बना रहा हूँ बराबर ये है भारत की वह सीमा जो स्थलखंड को स्थलखंड से जोड़ती है, ये वाली सीमा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की कौन सी सीमा की? तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा वह सीमा जो जल के साथ सीमा बनाती है। ये जो है पूरी ये तट है, ये भारत का तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो इसके पास की जो सीमा होती है कौन सी सीमा होती है भैया? तटीय सीमा। लेकिन इसके बाद जब कोई देश ऐसा देश है जिसके पास में सागर पड़ता है या कोई खाड़ी पड़ती है तो उसकी जलीय सीमा भी होती है। तो कुछ काल्पनिक रेखाएं जल में मान ली गई हैं। तो वो काल्पनिक रेखा कौन कौन सी होती है उनके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले लेके चल रहा हूँ मैं भारत की स्थलीय सीमा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा मेरे दोस्तों? स्थलीय सीमा। तो दोस्तों अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्थलीय सीमा की दृष्टि से, स्थलीय सीमा की दृष्टि से भारत का वह पड़ोसी देश बताएं जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। यानी भारत का वह पड़ोसी देश जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे आ जाता है हमारा कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है। भारत के पड़ोसी देश में उसकी सीमाएं मैं करा रहा हूँ अभी। अब देखिए मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपको एक ही साथ सारी सीमाओं की जानकारी मिल जाए। देखिए दोस्तों पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको
अच्छे से समझ में आए। देखिए पहले नंबर पे आ जाता है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश आ जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। भारत के साथ वो कितनी सीमा होती है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर ही मोस्टली पूछता है। अगर आगे पूछ ले तो आप 7 भी इसमें लगा सकते हैं। यानी 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक, अब अगर दूसरे नंबर पे देखें तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा दूसरे नंबर पे किस देश के साथ करता है? तो दूसरे नंबर पे करता है चाइना के साथ। तो ये चाइना आप देख रहे होंगे, यानी चीन इसके साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ। तो चीन के साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब तीसरे नंबर पे किसके साथ करता है? तीसरे नंबर पे करता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323 किलोमीटर। नंबर 4 पे हम बात करें, नंबर 4 पे कौन सा आता है? नेपाल। अब नेपाल की कितनी है भाई? ये नेपाल देश है, नेपाल की सीमा आप देख रहे होगे। तो नेपाल देश की जो सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, नेपाल के बाद अगर नंबर 5 पे बात करूं, देखिए हम कवर कर चुके हैं, चाइना कवर कर चुके हैं, नेपाल कवर कर चुके हैं। तो अब आता है आपका म्यांमार। म्यांमार से कितनी सीमा साझा करता है? म्यांमार से सीमा साझा करता है मेरे दोस्तों 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। नंबर 6 पे अगर बात करें तो आ जाता है आपका भूटान। भूटान की जो सीमा साझा करती है भारत के साथ वो 699 किलोमीटर। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नंबर 7 पे आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। तो दोस्तों यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि पूछ सकता है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो कौन सा होगा आपका? बांग्लादेश। ठीक, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? वो कौन सा भी आपका? अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब देखिए कौन कौन ये है, कहाँ पर दोनों देखिएगा, ये है आपका बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की सीमा है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। कितनी करती है? अभी मैंने आपको बताया 4096.7 किलोमीटर। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो मात्र ये वाली सीमा है, देखिए ये सीमा है अफगानिस्तान की, ये वाली सीमा जो भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो सबसे ज़्यादा का पता लग गया, सबसे कम का पता लग गया। ठीक, अब दोस्तों कई बार पूछ लेता है निम्न में से भारत का पड़ोसी देश है, या वह पड़ोसी देश कौन सा है निम्न में से जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 3 ऐसे देश दे देगा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करते होंगे, और एक ऐसा देश दे देगा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता होगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत के वह पड़ोसी देश या वे पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये वो कौन से देश हैं। ये हैं ये देश कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी के तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके आप एक शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी हैं। ठीक, आप इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बचपन में MBA किया या बचपन में अभिश्री, वैसे मैं इसको बचपन में अभिश्री के माध्यम से बताऊंगा आपको। बचपन में अभिश्री, तो बे फॉर बांग्लादेश हो जाएगा आपका, बे फॉर बांग्लादेश हो जाएगा, चे फॉर चाइना हो जाएगा यानी चीन हो जाएगा, पे फॉर पाकिस्तान आ जाएगा, ने फॉर नेपाल आ जाएगा, और मे फॉर म्यांमार आ जाएगा, और ए फॉर अफगानिस्तान आपका आ जाएगा, और बी फॉर भूटान आ जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर आपने श्री क्यों लिखा? श्री तो हमारा पड़ोसी देश है ही नहीं। दोस्तों पड़ोसी देश
है, लेकिन स्थलीय सीमा के हिसाब से पड़ोसी देश नहीं है। ये श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन भारत के साथ एक जल संधि के माध्यम से भारत के साथ सीमा साझा करता है। देखिए इधर, ये आपका ये श्रीलंका है, आप देख रहे होंगे, ये श्रीलंका। उस श्रीलंका एक संधि के माध्यम से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। वो कौन सी है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर इसको रामेश्वर द्वीप भी है, ठीक। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जब आपको द्वीप, भारत के द्वीप समूह बताऊंगा, तो ये भी एक द्वीप के रूप में आती है, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर पानी है, और जो जिसके चारों ओर पानी होता है वो द्वीप कहलाता है, और इसलिए मैं इसको द्वीपों के साथ स्टडी करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। अब अभी के लिए इतना ही जानकारी काफ़ी थी आपके लिए, ठीक। मैं आपको अब तक की जानकारी इतनी दे चुका हूँ, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं इन सीमा रेखाओं के नामकरण को लेकर कि इन सीमाओं का नाम क्या क्या है। अर्थात भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, और भारत और चाइना या म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इन सीमा रेखाओं को किस नाम से पुकारा जाता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से, किस देश के साथ जो सीमा साझा करती है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं, भारत की जो सीमा है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। दोस्तों अगर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा की बात करें तो इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्धारण जो किया था वो सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम के साथ ही इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। अब बात करते हैं किसकी और क्या क्या खासियत है इस रेखा की। ये रेखा कहाँ से कहाँ तक है? देखें, अगर इसको 2011 में एक फॉरेन पॉलिसी के नाम से एक रिपोर्ट पेश होती है, और फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमा रेखा है। दुनिया की, ये क्या है? दुनिया की सबसे संवेदनशील रेखा है। संवेदनशील रेखा। अब दोस्तों आप में से यदि कोई स्टूडेंट ये नहीं जानता हो कि संवेदनशील किसको कहते हैं, तो संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, यानी वह रेखा जहां पर ज़्यादा जोखिम हो, जहां पर ज़्यादा खतरा हो, अर्थात जिस रेखा को लेकर ज़्यादा विवाद होते रहते हों। ठीक। दूसरी बात, इसके निर्धारक कौन है? तो कौन है? सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। आइए जानते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य। आप दोस्तों अभी आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, नक्शे में आप इधर से देख पा रहे होगे, ये जो रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा, इसको किस नाम से पुकारते हैं? भारत और पाकिस्तान की रेखा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, वैसे तो पूरी सीमा रेखा को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं इसको जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप से। देखो, अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर के 100 किलोमीटर क्षेत्र के जो रेखा है, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है ये वाला, इस सियाचिन ग्लेशियर की जो 100 किलोमीटर की रेखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम AGPL के नाम से। यानी इसका क्या नाम है? AGPL। AGPL की फुल फॉर्म क्या है भाई? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है AGPL की। और ये कहाँ पर है, जो हमारा सियाचिन क्षेत्र है ये वाला, इस सियाचिन क्षेत्र का जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जो रेखा खींची जाती है ये भी पाकिस्तान के साथ ही है, ठीक है। तो इस रेखा को हम क्या देते हैं, AGPL नाम। अब बात करते हैं ये वाली जो रेखा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना मैं कौन सी रेखा को किस नाम से पुकारते हैं। इस रेखा को किस नाम से पुकारते हैं, ये भारत की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रेखा है दोस्तों, क्योंकि इस रेखा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में रोज़ युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब युद्ध की स्थिति क्यों बनी रहती है, देखिए हमारे भारत में 2 कश्मीर है, मतलब ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है ये 2 हैं। एक ये ब्लैक साइड में जो मैंने बनाया है ये भी कश्मीर है, और ये हमारा जो वाइट वाला क्षेत्र है ये भी हमारा कश्मीर है। लेकिन जो ब्लैक वाले क्षेत्र की बात करें, ये इसको कहते हैं गुलाम कश्मीर। भारत के लोग इसको कहते हैं गुलाम कश्मीर, और पाकिस्तान के लोग इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। चूँकि ये पाकिस्तान के कब्जे में है इसलिए इसको कहा जाता है POK। क्या किस नाम से पुकारा जाता है इसको, POK। अब POK इसको क्यों कहते हैं, POK की फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसको पुकारा जाता है। चूंकि पाक ने घेरा है, 1947 में ही इस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, इसलिए इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे वो गलती थी, भारतीय सेना इसको अपने कब्जे में ले सकती थी, लेकिन इससे पहले कि भारतीय सेना इसको अपने कब्जे में लेती, हमारे देश के जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सीधे इस मुद्दे को लेकर UNO में पहुंच गए थे, और UNO में ये डिसीजन दिया गया कि जिस देश की जो सेना है जहां पर है वहीं पर उसकी एक्चुअल रेखा को मान लिया जाए। अर्थात पाकिस्तान की जो सेना थी वो यहाँ पर थी, और इससे परे का जो क्षेत्र था ये वाला क्षेत्र, इसको पाकिस्तान वाला क्षेत्र मान लिया गया, और इसके इधर वाले क्षेत्र को भारत का क्षेत्र मान लिया गया, ठीक। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ये वाली जो है ये कहलाती है आपकी LOC, और ये कहलाती है आपकी AGPL, ठीक है। सारी पाकिस्तान के साथ ही दोस्तों, ये सारी जो रेखाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ ही हैं, लेकिन इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ जाइएगा आप, ये वाला जो क्षेत्र ये भी पाकिस्तान के साथ, गुजरात का जो ये क्षेत्र है ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसको बोलते हैं कच्छ का क्षेत्र, ठीक है। इसको सरक्रीक, यहाँ पर सरक्रीक वाला क्षेत्र भी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद बना हुआ है। आई होप कि आप समझ पाए हों, ठीक। आगे अगर बात करें सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, अगर समय की बात करें, यानी पहले आप देख लीजिएगा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और आपका ये POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ। देखिए दोस्तों, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसके माध्यम से सीमा का निर्धारण किया गया। एक बार पुनः ध्यान दें, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी शासन उस टाइम पे भारत पे हुआ करता था, और उस टाइम पे एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, सर सिरिल रैडक्लिफ। उनकी अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, और जब इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था तो 88 करोड़ लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत किया गया। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत और पाकिस्तान के जो ये सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। अब दोस्तों, ये जो रेखा खींची गई थी, यानी सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा के नाम से जिसको जाना गया, इसके पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है। हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ थ्योरी के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के प्रतिस्थापन से पहले एक कच्ची रेखा खींची जा चुकी थी। एक कच्ची रेखा पहले खींची जा चुकी थी, जिसका सही तौर पे निर्धारण करने के लिए, सही तरीके से निर्धारण करने के लिए जून 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ को भारत में नियुक्त करके भेजा गया। उनको ये तय करना था कि वाकई कौन सा प्रांत किस देश को दिया जाए और किस प्रांत को किस देश के पक्ष में रखा जाए, ठीक। उसके बाद 8 जुलाई 1947 को
भारत पहुंचने के बाद सर रेडक्लिफ को मात्र 5 सप्ताह का समय दिया गया, जो पर्याप्त नहीं था। यानी 5 सप्ताह का समय सर रेडक्लिफ को पर्याप्त नहीं लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रयास किया कि मुझे इस सीमा रेखा का निर्धारण करना है, चूंकि अंग्रेजी सरकार दबाव बना रही थी, चूंकि भारत का आंदोलन बड़ी चरम सीमा पर था और भारत आज़ादी को प्राप्त कर चुका था। इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा होकर इसकी चिंता रहित हो पाए हम। ठीक है, पर्याप्त नहीं था। अब 5 सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं था, जिसके लिए उन्होंने किसकी सहायता ली? अपने एक स्टूडेंट थे माउंटबेटन, उन्हीं के विद्यालय के एक स्टूडेंट थे माउंटबेटन, उनकी सहायता ली और 2 जुलाई 1972 को एक शिमला समझौता हुआ। 2 जुलाई 1972 को एक शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल का सीमांकन किया गया। जो मैंने अभी आपको बताई लाइन ऑफ कंट्रोल जो ये है, इसका जो निर्धारण हुआ वो 2 जुलाई 1972 को हो गया था। ठीक, ये थी एक ब्रीफ थ्योरी, एक छोटी सी थ्योरी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के निर्धारण के लेकर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सी फोर्स, भारत की कौन सी फोर्स यहाँ पर इस जिम्मेदारी को संभालती है। कि यहाँ पर जो फोर्स काम करती है वो कौन सी है? बीएसएफ। कौन सी फोर्स काम करती है दोस्तों? बीएसएफ काम करती है। ठीक है, इतनी ही जानकारी थी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को लेकर। नंबर 2 पे आती है भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा से रिलेटेड आपके लिए कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, इस रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस रेखा को पुकारा जाता है, इसका जो नाम है वो है डूरंड रेखा। क्या नाम है इसका? डूरंड रेखा। तो आइए जानते हैं इसका कि डूरंड नाम इस रेखा का क्यों रखा गया। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा होती थी ये। एक्चुअल में जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा नहीं है, बल्कि इसको माने ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा होती थी। 2430 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। देखिए, ये जो आप सीमा देख रहे हैं, ये वाली सीमा, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। तो ये भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा हुआ करती थी। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 2430 किलोमीटर। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की 2430 किलोमीटर की सीमा रेखा को ही डूरंड रेखा नाम दिया जाता है। इनको डूरंड रेखा इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि 1893 ईस्वी में एक समझौते के दौरान, सन 1893, इसका निर्धारण कब हुआ? अभी बताता हूँ इसको। 1893 ईस्वी में एक समझौते के दौरान डूरंड रेखा खींची गई और ये डूरंड रेखा जो थी, इसको डूरंड नाम इसलिए मिला क्योंकि सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसका निर्धारण किया गया। अब सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसका निर्धारण किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा डूरंड रेखा। ये दुनिया की सबसे खतरनाक रेखा दोस्तों, देखिए अन्य नाम इसका क्या है? दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा। तो दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दुनिया की जो सबसे खतरनाक जनजाति है, पश्तून और बलूची जनजातियों को बांटने का काम करती है। अर्थात ये ऐसी जगह खींची गई है जिसने पश्तून और बलूची दोनों जनजातियों को बांट दिया है, इसलिए इसको दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब सर मार्टिमर डूरंड इसको खींच रहे थे या इसको निर्धारण इसका करना था, इसमें उनका साथ किसने दिया था? हालांकि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। सर मार्टिमर डूरंड जब इसका निर्धारण करने जा रहे थे तो ये दोनों जनजाति बड़ी एक दूसरे पर लड़ने को उतारू थी, दोनों देश राजी नहीं थे, इसलिए इन देशों में राजीनामा करना यानी सहमति बनानी बहुत जरूरी थी, जिसके लिए सहायता ली गई किसकी? अमीर अब्दुल रहमान खां की। यानी अमीर अब्दुल रहमान खां थे जिन्होंने सर मार्टिमर डूरंड का इस सीमा रेखा का निर्धारण करने में सहायता दी। तो सहायक कौन था?
सहायक अब्दुल रहमान खां। तो सर अब्दुल रहमान खां थे जिन्होंने इसको खींचने में सहायता की। समय 1893 में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई एक्चुअल में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 106 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखें तो कितनी है? 2430 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत से जुड़ी हुई दो सीमा रेखाओं की बात कर चुके हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा को। भारत और चीन की सीमा रेखा को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए, अब भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, अगर इसके नाम की बात करें हम, इसको पुकारा जाता है मैक मोहन रेखा के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता है? मैक मोहन रेखा के नाम से। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। कब इसका निर्धारण किया गया दोस्तों? तो 1914 में इसका निर्धारण किया गया। क्या इसको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है? हाँ जी, इसको और नाम से भी इसको पुकारा जाता है, यानी इसको पुकारा जाता है LAC के नाम से भी। इसको हम LAC के नाम से पुकारते हैं। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी पाकिस्तान के साथ जो थी वो LOC थी। ये देखिए, पाकिस्तान के साथ जो थी वो LOC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन जो चाइना के साथ है वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ एक और थी AGPL। कौन सी थी? AGPL, यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये वाली। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब एक नेक्स्ट बात आती है कि सर एक चीज़ बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा तो चलो BSF को सौंप दिया था। अब भारत और चाइना के बीच जो झगड़े होते हैं उसको शांत करने का काम या उसको मैनेज करने का काम कौन सी सेना देखती है? तो वो सेना देखती है आपकी, इसमें कौन सी सेना तैनात रहती है? ITBP। कौन सी होती है? ITBP, यानी ITBP देखती है भारत और चीन के बीच जितने भी युद्ध होते हैं उसको देखने का काम कौन करती है? ITBP। दोस्तों आगे जिक्र करते हैं हम एक नई लाइन का। दोस्तों बात करते हैं भारत और नेपाल की सीमा रेखा को लेकर। तो भारत और नेपाल की सीमा रेखा को कोई खास नाम नहीं दिया हुआ है, बस मैं आपको ये बता दूंगा इसमें, इसको भारत और नेपाल की सीमा रेखा के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ पर केवल सेना के बारे में बताना आपके लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ पर सेना कौन सी काम करती है। तो यहाँ पर जो सेना काम करती है वो सेना काम करती है SSB, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल यहाँ पर काम करती है। बाकी आपके लिए इससे संबंधित जानना और इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं नेक्स्ट, भारत और भूटान। नंबर 5, भारत और भूटान सीमा। ठीक है, भारत और भूटान की सीमा की बात करें तो यहां पर भी सेना कौन सी तैनात होती है दोस्तों? सेना यहाँ भी SSB ही काम करती है। ठीक है, यहाँ पर भी SSB ही सीमा काम करती है। अब इससे संबंधित अगर मैं बात करूँ तो भारत और भूटान, ये भूटान है और भूटान का जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये अभी चर्चाओं का विषय रहा है। कुछ समय पहले चर्चा का विषय क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है डोकलाम। चाइना की सेना ने डोकलाम क्षेत्र पर अपनी सेना स्थापित कर दी, अर्थात इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र जो था वो भूटान का था, लेकिन इस क्षेत्र पर चाइना के द्वारा कब्जा करने पर भारत ने अपनी सेना वहाँ पर तैनात कर दी। अब भारत ने ऐसा क्यों करा? देखिए, अगर
डोकलाम विवाद था और भूटान और चाइना का मसला था, तो भारत वहां पर क्यों पहुंचा? यदि ऐसा कोई देश करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मसला बन जाता है और जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने इस अपनी सेना का प्रयोग करके इस डोकलाम क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, यानी किसको दे दिया? भूटान को दे दिया। भूटान को क्यों दिया? क्योंकि सन 1949 में भारत और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ था कि यदि हमारे एक दूसरे देश पर, यानी भारत पर या भूटान पर, किसी भी देश पर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई बाहरी व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है उस क्षेत्र पर, तो कोई भी देश बिना इजाज़त लिए या दिए एक दूसरे की सेवा में हाजिर हो सकता है। तो उसी कानून का फायदा उठाते हुए भारत ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब बात अगर नाम की करें जाए, भारत और भूटान की सीमा रेखा को भी कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, कोई भी स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सीमा रेखा पर। नेक्स्ट सीमा रेखा कौन सी आती है आपकी? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार सीमा रेखा, यानी भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को हम किस नाम से पुकारते हैं? वैसे इसका कोई भी ऐसा विशेष नाम नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको इस नाम से पुकारेंगे। जैसे भूटान के लिए कोई विशेष नाम नहीं है, नेपाल के लिए कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन ऐसे ही ठीक भारत और म्यांमार के लिए भी कोई विशेष नाम नहीं है। हाँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर है। और साथ ही साथ जान लेते हैं यहाँ पर कौन सी सेना तैनात रहती है हमारी कौन सी सेना तैनात रहती है यहाँ पर? तो यहाँ पर रहती है असम राइफल्स। असम राइफल्स। देखिए दोस्तों, बीएसएफ भारत के बॉर्डर से संबंधित कहीं भी जा सकती है, लेकिन कुछ विशेष बॉर्डर हैं जिनके लिए अलग से सेना बनाई गई है। जैसे तिब्बती क्षेत्र के लिए आईटीबीपी यानी आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ऐसे ही असम के बॉर्डर के लिए यहाँ पर कौन सी? असम राइफल्स। क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र पड़ता है, इसलिए असम राइफल्स यहाँ पर स्पेशल फोर्स बनाई हुई है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारते हैं? अर्थात इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? भारत और बांग्लादेश सीमा रेखा। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की अगर सीमा की बात करें तो इसको पुकारा जाता है, इसका जो नाम है, इसको किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों हम? इसका नाम है जीरो लाइन। किस नाम से पुकारते हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा को हम जीरो लाइन के नाम से हम इसको पुकारते हैं। ठीक, यहाँ पर सेना हमारी कौन सी काम करती है? तो सेना काम करती है, बीएसएफ काम करती है। दोस्तों, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, उनके लिए हमारी जो सेना काम करती है वो बीएसएफ ही काम करती है। ठीक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी कितनी सीमा रेखा है। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भाई? 4096.7 किलोमीटर। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए हों। आज का लेक्चर जो मैं आपको करा रहा हूँ वो भारत की सीमाओं को लेकर है। और भारत की सीमा 3 प्रकार की है, मैं पहले बता चुका हूँ वो कौन कौन सी? स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और जलीय सीमा। आज मैंने बात करी है स्थलीय सीमा को लेकर, और स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई ज़्यादातर मैंने बातें बताई हैं। अगले टॉपिक में स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपके लिए जोड़ना चाहूँगा, वो होंगी कि स्थलीय सीमा से संबंधित भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों एक बात आप यहीं से जान लीजिएगा, एक बात मेरे दिमाग में अभी आई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनको हम बफर स्टेट के नाम से पुकारते हैं। बफर स्टेट कौन से? एक तो नेपाल और एक भूटान है। इन दोनों को हम बफर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कोई भी भूखंड जो 2 भूखंड के बीच में फंसा हुआ हो, यानी ऐसा कोई भी देश जो 2 स्थलीय सीमाओं के बीच में फंसा हुआ होता है, उसको कहते हैं बफर स्टेट। तो हमारा नेपाल देख लीजिएगा, इंडिया और चाइना की सीमा रेखा के बीच में फंसा हुआ है। भूटान इंडिया और चाइना के बीच सीमा रेखा पर फंसा हुआ है। ठीक है भैया,
तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यहीं से मैं याद आ गई, जो हमारी चाइना से जुड़ी मैकमोहन रेखा है, जिसको सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में निर्धारित किया था, ये कहाँ से ली गई है एक्चुअल में, वो कौन सी रेखा, जहाँ वो ली जाती है मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चाइना की मैकमोहन रेखा को कहाँ से लिया गया माना जाता है, तो वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश से। बने रहिए मेरे साथ। और अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है, अगली वीडियो है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। और हम 23.5 डिग्री रेखा को लेकर बात करेंगे, वो जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को लेकर जिक्र करेंगे। और तटीय सीमा और जलीय सीमा, उन सभी को कवर करने का प्रयास पूरा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।